appreciate that, sir. I'll just quickly introduce you to our audience. Hello and pranam. मेरा नाम सव्यसाची मित्तल है. I'm from Democratic Tourist YouTube channel. मैं आपको प्रथम एक बार दोबारा याद दिला दूं कि हमारे चैनल का उद्देश्य है कि समाज के लोगों के, जनता के मूलभूत समस्याओं और लोकतांत्रिक अपेक्षाओं से जुड़े हुए प्रश्नों को उठाना, सरकारों के और प्रशासन के समक्ष रखना और सिर्फ उन सेलिब्रेटेड या फेमस लोगों को ना लेके आना जो पॉलिटिशियंस हैं, जिन्हें हमने भले ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो अपने आप को नेता मान बैठे हैं. बल्कि वी वांट टू इंट्रोड्यूस टू यू a lot of people, intellectuals from different walks of life, who will present to you an idea and strengthen the democracy. इसी श्रृंखला में मैं स्वागत करता हूं प्रोफेसर शास्त्री का. बहुत बहुत स्वागत सर. शास्त्री सर आपका. A very good evening to you. Professor Sastry is a faculty at IIM Bangalore. Everybody is very knowledgeable about IIM Bangalore. Professor Sastry was also Dean of IIM Bangalore and also founder of Farm Veda. Professor Sastry has been teaching in various academic institutions across the world. Professor Sastry, if I'm right, you're also co-founder of Association for Democratic Reforms, through which you strengthen the democratic process. इसी संदर्भ में मैंने आपका एक वक्तव्य कहीं पढ़ा है. Before I start discussing and understanding the farmers' law in detail and the implications on all of us, citizens in the country, आप कहते हैं we need to hold citizens as well as government accountable and save both from needless harassment. This is a very interesting quote you have mentioned somewhere. Can you help me understand this better? This is something very, very interesting for me, where you are holding citizens also equally accountable. See, democracy means by the people, for the people, of the people. तो जब हम वोट डालते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी जिम्मेदारी हमने सरकार को सौंप दी है. तो हमारी क्या जिम्मेदारी होती है? अगर हम घर में किसी को काम पे रखते हैं या किसी को पगार देते हैं, तो ऊपर एक नजर तो जरूर रखते हैं कि भाई काम ठीक से हो रहा है कि नहीं. ऐसे नहीं कि भाई मंथली सैलरी दे दी और भूल गए. अभी सरकार से भी हमारा वही रिश्ता है, क्योंकि सरकार के पास जो तमाम जो पैसे आते हैं, लाखों करोड़ का पैसा, वो जनता का पैसा है और हमने उनको एक जिम्मेदारी सौंपी है कि वो हमारे लिए काम करें. तो अगर वो बात सही है और डेमोक्रेसी में या प्रजातंत्र में यही लिखा है कि यही बात है, और तो फिर हमें फिर एक नजर जरूर रखनी पड़ेगी. उनकी जवाबदारी, जवाबदेही, जिम्मेदारी क्या है, हमको उसके ऊपर एक नजर जरूर रखना पड़ेगा. we'll have to hold them accountable. So that's it. So if I'm right, मैं भी इसी तरह से सोचता हूँ. क्या इसको अगर मैं मेरे शब्दों में कहूँ तो वोट देना भर पर्याप्त नहीं है, उसके बाद सरकारों पर अंकुश रखना, जो आप कह रहे हैं उनके ऊपर ध्यान रखना भी जरूरी है. ओनली वोटिंग इज नॉट इनफ. बिल्कुल बात सही है. ग्रेट, थैंक यू सो मच सर. अब मैं इस वीडियो को आज के दो भागों में विभाजित करूंगा. पहले मैं आपसे क्विक क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा फार्मर्स बिल, उसकी त्रुटियां उनके संदर्भ में, और दूसरा उसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे. और देश के आज नागरिक सब लोग 1 महीने से ऊपर हो गया आंदोलन को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं. उसमें क्या हमें पार्टिसिपेट करने की किसी तरह से जरूरत है? क्या कोई हमारी भूमिका भी मायने रखती है, या इसे सिर्फ किसान आंदोलन समझकर किसानों तक ही छोड़ देना चाहिए? मेरा पहला प्रश्न सर आपसे ये है. सरकार अपने आर्ग्यूमेंट में लगातार कहती आ रही है कि हम एक सरप्लस इकोनॉमी है. वो जाहिर भी है, डेटा बताता है कि आज हम जिस तरह से गेहूं और अनाज की खेती कर रहे हैं, हम सरप्लस इकोनॉमी है. तो सरकार कह रही है कि प्राइवेट कंपनियां आएंगी तो वो सीड्स देंगी, वो बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर लाएंगी, वो बहुत सारा पैसा लगाएंगी, किसानों को सुविधाएं देंगी. तो उस माध्यम से सरकारों का मानना यह है कि सरप्लस इकोनॉमी से प्राइवेट कंपनी से डिमांड ओरिएंटेड ग्रोथ करा पाएंगी. सो डू यू थिंक दैट इज अ प्रावधान इस बिल में? क्या उस तरह के प्रावधान को ऐसे झलकाया गया है? देखिए, ये पूरा जो सवाल ही है ना, आप बुरा ना माने, हमको ये पूछना पड़ेगा इसके पहले कि ये बिल उन्होंने क्यों पास किया. इस गंगा की गंगोत्री कहाँ से शुरू हुई है?
किसके लिए किया जा रहा है? कितने किसानों ने मांग रखी सरकार के ऊपर कि कृपा करके हमारी मदद करिए और 3-3 फार्म बिल पास कर कीजिए। Absolutely. ये लाइक ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, जैसे बिजली गिरती है ना अचानक, 3 बिजलियां, तो वो बिजली का बिल आ गया है अभी। तो इसमें जब किसानों ने कभी मांग ही नहीं की है, तो कुछ चंद बुद्धिजीवियों ने दिल्ली में बैठ के तय कर लिया है कि हमारी जो इकोनॉमी है ऐसे चलेगी। वो पता नहीं अर्थशास्त्र के ऊपर आधारित है जो हमारे वेदों में लिखा है, या चाणक्य नीति पे आधारित है, या वेस्टर्न लिबरल मार्केट इकोनॉमी के ऊपर आधारित है, वो हमें खुद ही समझना पड़ेगा। और ये तो कोई भी बच्चा समझ सकता है कि ये जो बिल हैं, तीनों के जो बिल हैं, चाहे वो किसानों का भला करे या ना करे, वो बाद में हम उसकी चर्चा करेंगे। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि तीनों बिल जो हैं वो जो बिजनेस, व्यापारी, एग्री बिजनेस और बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनके हित में किया गया है। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, उनको फायदा उनको होने वाला है। वो अच्छा है बुरा है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सबका भला ना हो, मगर इसमें किसानों का भला होगा कि नहीं होगा वो बहुत लंबे चर्चा की बात है, और ये आइडियोलॉजिकल है। और इसमें आर्गुमेंट्स, अभी आर्गुमेंटेटिव इंडियन क्या है कि हम क्या करते हैं, पहले हम एक चीज को का निर्णय ले लेते हैं, उसको तय कर लेते हैं, निश्चय कर लेते हैं कि ऐसा होगा जी। उसके बाद क्या करते हैं, तमाम आर्ग्यूमेंट्स अपनी पोजीशन को सपोर्ट करने के लिए इधर उधर के फैक्ट्स और इधर उधर के सिलेक्टिव आर्ग्यूमेंट्स लेके कहते हैं कि भाई देखिए हम तो इसलिए कर रहे हैं। ये सब ये तर्क है, ये तर्क से नहीं होता है, ये दिल की बात है, ये तर्क वाली बात नहीं। So we're trying to justify. They're trying to justify this stance that they've taken already. I mean, this is the art of politics. You take a stand and keep on justifying it and selectively quote facts. And there is always an ideological. So there are 1,000 Buddhajivis who say it is bad. There are another 850 who say it is good. And we are dividing the society and debating endlessly. What was the original problem that we are trying to solve is not even clear. I read a very interesting comment. You wrote articles. You have been, exercising your opinion on this since September, or perhaps much before. आपने Watergate का mention किया, आपने mention किया follow the money. You were talking about. So एक बहुत ही छोटा सा प्रश्न में जिसका संक्षेप में जवाब चाहूंगा, क्या आपको नहीं लगता या कि बीजेपी ने या एनडीए गवर्नमेंट ने भी ये आभास तो किया होगा that there can be a protest on this? Or is it planned? Perhaps they wanted a protest. I am perhaps myself very surprised. ये मेरा काम नहीं है कि बीजेपी वालों की क्या रणनीति है, उनके दिमाग में क्या है, वो प्रोटेस्ट चाहते हैं नहीं चाहते हैं, वो जाने और उनकी वो रणनीति जाने, उससे मुझे कोई लेना देना। हमारा मतलब केवल इस देश की 2 वर्ग हैं, एक तो किसान तो नहीं, और साथ साथ हम जैसे लोग, आप जैसे लोग और तमाम जो खाना खाते हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, हमारा तो उन्हीं के साथ मतलब है। पॉलिटिकल पार्टी से हमारा कोई मतलब नहीं है, उनकी क्या रणनीति है हमको कुछ नहीं मालूम। तो इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए सर, इफ आई कैन आस्क यू कि एमएसपी वैसे भी लगभग 6 से 7% लोगों को, किसानों को मिलता है। सो डू यू थिंक कि एमएसपी को लागू करने से, ये नियम बनाने से, अभी एक जो मांग उठी है, हालांकि किसान तो बोल रहे हैं हमें एमएसपी चाहिए ही, मतलब हमें तो नियम ही खारिज चाहिए, लेकिन साथ में एमएसपी कानून भी बने। तो क्या ये एमएसपी कानून बनने की मांग इसलिए है क्योंकि नियम आ गए हैं? क्योंकि आज से पहले तो एमएसपी को कानून बनाने की इतने बड़े स्तर पर कोई आंदोलन नहीं था। So do you think MSP should become a law? And will it help people at large? क्योंकि MSP पे सरकार ज्यादातर गेहूं चावल की फसल ही खरीदती है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए खरीदती है। तो क्या MSP बनने से किसानों को फायदा हो जाएगा? सब्यसाची जी, आपके जो सवाल हैं बहुत अच्छे सवाल हैं, बट वो बहुत स्पेसिफिक और एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क के अंदर से आप पूछ रहे हैं, मगर मैं इसका एक जवाब अलग तरीके से दूंगा। आप दुनिया भर में देखिए, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे जापान हो, केवल फ्री मार्केट इकोनॉमीज, कैपिटलिस्ट फ्री मार्केट इकोनॉमीज की बात करें, वहां पे जो एग्रीकल्चर का जो सब्सिडी है वो इंडिया से 10 से 100 गुना बड़ा है। 10 to 100 times more subsidy is being given in those countries. Now, when the free market economies are not able to let agriculture remain with the market forces,
Why do we think that in India, where the majority of the population is in farming, can be left to the tender mercies of free market without any subsidy, without any market regulation, because it is not done anywhere in the world. The US is subsidizing agriculture like nobody's business. Right. The European Union is subsidizing it anything. See, unfortunately, some of our people who are not informed about all these issues, who are there as intellectuals and economists in India, they have just taken a view that socialism is bad. Maybe it is bad. I'm not defending socialism. Subsidy is bad. And the private sector is very good. Okay. Privatization of everything is going to bring about lasting happiness in this world. Maybe that is also true, but the question is, why are the Western powers who also believe in free market subsidizing agriculture? Why can't we do that? So this whole thing about whether MSP should be there, whether MSP should be, see, there are 101 ways of ensuring that agriculture becomes self-reliant, and whether it is through MSP or this subsidy or that subsidy, whatever, we can go on discussing the details. But we have to accept a central fact that the society at large, that is people like you and me who are paying taxes through the government, have to support the agricultural sector. Otherwise, हमको खाने को नहीं मिलेगा. Or we will have riots on the streets, or we will become a banana republic where we will be forced to import food. For example, in milk, we are self-sufficient, but our neighboring countries, whether it is Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan, etc., they are importing milk from the West. The reason India is self-sufficient is because the farmers, dairy farmers of India, were solidly organized and supported through a very famous thing called Amul. Amul, cooperative. So that is by the farmer, of the farmer, and for the farmer. Just like democracy, by the people, उसी तरीके से किसानों का, किसानों के लिए, किसानों द्वारा. उस तरीके के जब संगठन बनेंगे, तब समृद्धि किसानों को भी मिलेगी, आपको और हमको मिलेगी, जो खाना खाते हैं, जो शहरों में रहते हैं, उनको भी समृद्धि मिलेगी, और देश असली में तरक्की करेगा. So then, taking the cue from your point, food processor producer organizations का भी आपने भी जिक्र किया है. Lot of people are talking about it. Then, do you think क्या ये कहना सही होगा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है? Rather than taking accountability of how Food Corporation of India can work, वो अपने सिस्टम को कैसे दुरुस्त कर सकते हैं, और ऐसे farmers producer organizations कैसे build कर सकते हैं, cooperatives कैसे build कर सकते हैं? Are they trying to privatize this? Is it like not taking responsibility? You see, what has happened is over the last 60, 70 years, various government interventions have started with good intentions. But for various reasons, which are very lengthy, they have not been implemented properly. So there are problems, whether it is with the Mandi system, or with the FCI, or with the MSP, and various other subsidies, and the disaster of loan waivers that the government keeps announcing. Right. So our efforts to help the farmers has been not very successful. There are reasons for it. So now maybe the government thinks of bringing the private sector and everything will be done. Okay. Now, whether these very same companies have been funding the governments for elections and are now demanding their pound of flesh, we have no idea. Okay. We have absolutely no idea about all these issues. But our ADR data shows that 90% of the funding is going to the ruling party. Before this party came to power, the previous ruling party also used to get more funds, because that's the psychology of the industrialists to fund the party in power, but not 90%. Yeah. So now, if the people are funding the political parties and they are also entering the agribusiness, they are going to demand their pound of flesh, because no farmer ever demanded these bills, and suddenly out of the blue, these three bills have come. Yeah, that is a big question. No farmers are also saying the same thing. जो आप कह रहे हैं, वो बोल रहे हमने तो डिमांड नहीं किया, ये out of the blue क्यों आ गया?
और वो कह रहे हैं कि आप बिल्कुल बुद्धू हैं। हाँ सरकार का अगर हम ऊपर की बातें हटा दें, जी जी वो जी कह रहे हैं कि आप लोग नासमझ हैं, ये हम्म, आपके हित के लिए किया जा रहा है और आप इतने बुद्धू हैं आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपके हित में। जी 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 हमारे तमाम जो किसान सड़कों में बैठे हुए हैं, एक दो तो मर गए ठंड में हम्म, और उनके बेटे कारगिल में लड़ रहे हैं अभी। हम्म, वही जय जवान जय किसान बोलते हैं, हम्म, तो उनके बेटे जवान हैं और उनके बाप किसान हैं। जी वो वहाँ लड़ सीमा रहे पर। हैं अपने हकों के लिए, और उनको कहा जा रहा है कि आपको अकल नहीं है, हम बता रहे हैं कि ये आपके हित में है। जी तो ये प्रजातंत्र नहीं है। जी so that means there is also a big question mark the way government handled the protest per se, कि this is not a very right way of handling the protest, कि उनको बिल्कुल बेवकूफ समझ लेना। For the political parties, there is only one right way because they have a very limited perspective. कुर्सी पे बैठना है और सत्ता हमें चाहिए। अगर उनकी जो भी रणनीति है वो एक ही दृष्टि में दिखी जाती है कि भाई हमको मिलेंगे और अगली बार हम जीत के आएंगे कि नहीं। हम और जी चर्चा कर सकते हैं कि ये सही है, गलत है, ये है, वो सब। देर नॉट, वो उनको धर्म से कोई मतलब नहीं है। धर्म तो अर्थ और आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करी कि सारी सरकारें सारी पार्टियां यही करती हैं। सो इट इज बिल्कुल राइट टू से कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, खासकर से जो बड़े दल हैं वो जो आते हैं उनमें से किसी से भी कोई खास अपेक्षा करना इस संदर्भ में कुछ खास नहीं होगा। क्या किसान इसलिए भी दुखी हैं या अविश्वास है, असंतोष है कि कोई भी पार्टी की सरकार रही हो, गिवन द वे यू आर इवन टॉकिंग अबाउट एरिया डेटा इन विच थ्रू लॉट ऑफ सोर्सेज, कि रूलिंग पार्टियां, ये बड़ी बड़ी पार्टियां कहीं ना कहीं वो प्राइवेट प्लेयर्स को ही फायदा पहुंचाती रही हैं आज तक एग्रीकल्चर सेक्टर में भी। तो दैट मींस ऐसा दे कुछ नहीं है। सी उन्होंने कोई कसम नहीं खा रखी है कि हम किसानों का घाटा देंगे। उन्होंने यही कसम खा रखी है कि किसी ना किसी तरीके से हमको इलेक्शन जीतना है, चुनाव जीतना है। अगर उस चुनाव जीतने के लिए उनको किसानों को पैसा देना है तो पैसा देंगे, अगर कुछ और करना है तो कुछ करेंगे। उनको मतलब किसी वर्ग से मतलब नहीं है, उनको सत्ता से मतलब है। और बड़ी पार्टियों की बात क्यों कर रहे हैं, रीजनल पार्टीज भी ऐसे ही कर रही हैं। I was just coming to that. I was अभी just coming. इसी पार्टी के दो राज्यों में, उत्तर प्रदेश और उसका नाम क्या है, महाराष्ट्र में, उन्होंने फार्म लोन्स वेव कर दिए। जी दोनों स्टेट्स को मिला के 60-70 हजार, दो स्टेट्स में केवल। और उन्होंने इतना हल्ला मचाया था जब कांग्रेस ने किया था। अब करेक्ट। फिर बढ़ के वो लोन वेवर कर रहे हैं। तो वो किसानों के हित में है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। और इस चुनाव के पहले 6,000 रुपया हर एक किसान के बैंक अकाउंट में डाला गया। राइट तो पहले वो बंगाली में कहते थे कि तुम्ही हमें अमाके रक्त दाओ हमें तुम्हाके मुक्ति दे। जी हाँ, अभी कह रहे हैं कि आप मैं तुम्हें पैसा दूंगा, आमी तुम्हाके टाका देवे, तुम्हें हमारे वोट दाओ। उल्टा हो रहा है। तो वोट खरीदा जा रहा है। तो अब वो डायरेक्टली किसानों के खरीद हित में खाते में इसका कोई मतलब नहीं है। उनको चाहिए कि भाई हमको इलेक्शन जीतना है, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, एज लॉन्ग एज इट डज। प्रत्यक्ष रूप से आंखों के सामने खरीदा जा रहा है वोट। जब 6,000 रुपए हर एक किसान को दिया गया चुनाव के पहले, तो खरीदा नहीं गया तो क्या गया? तुम्हें तुम्हारे टाका देवे, तुम्हें हमारे रक्त वोट दाओ, सीधा बोल रहे हैं। Absolutely, sir. So, sir, इसमें I also have a question. There are a lot of questions people have also asked कि क्या ये कानून अगर सिरे से खारिज भी कर दिया जाए, even if it is repealed, do we need any kind of reform in a law and agriculture sector? And if that's so, should that come from a state government because it's a state subject, or a central कानून जो एक blanket कानून की तरह आए? See, there are constitutional issues, but I would not go by all that. You see, whatever is required for the agriculture sector in a fair way and in a sustainable way, जी so that it becomes really prosperous and we all become proud of the agriculture sector much more than we already are. That is definitely required. We are not saying that the old system is perfect. A lot of, in fact, my personal opinion is किसानों के लिए, किसानों द्वारा, मतलब फॉर द फार्मर, ऑफ द फार्मर, बाय द फार्मर, हम संगठन बनाने हैं। उसमें सरकार की थोड़ी मदद चाहिए, मगर सरकार जब भी वो मदद करते हैं तो वो पूरा हुकूमत और नियंत्रण अपने हाथ में रख लेते हैं। और उनके दिमाग में ये नहीं आता है कि भाई किसान भी वो भी अपना काम खुद कर सकते हैं। तो द अमेरिकन गवर्नमेंट सपोर्टेड कोऑपरेटिव्स इन अमेरिका, CHS. It is one of the world's largest agricultural cooperatives. It gets no subsidy from the government. It is a $40 billion company. It is all completely a cooperative in the free market economy of the United States.
correct. I can give you many such examples. That is Absolutely. what we are also doing. हम भी 35,000 किसानों का संगठन बना के रखे हैं। I was about to come to that. उसमें हर वक्त कंस्ट्रेंट्स ही हैं। Mhm. अगर सरकार की तरफ से जो रूल्स और रेगुलेशन में कंस्ट्रेंट ना रहे तो मैं तो कहता हूँ कि 35,000 से हम 35 लाख तक पहुंच गए होते। Okay. But Okay. we have only created a system which tells you what you cannot do and apply for this permission, apply for that permission, and get 25 this and get that body's signature and this guy's signature, and Mhm. the whole system is bad. So of course this system has to change. Mhm. I will come to that also. You know, how are you supporting these 35, 36,000 farmers? But before that, I have a quick question. कि अगर ये सिस्टम बदलना है और जैसी परिस्थिति है, आखिरकार जैसी भी सरकार है, we all agree and it's a mass opinion to an extent whether we agree or disagree कि शायद हमने एक डिक्टेटरशिप को इलेक्टोरली तरीके से डेमोक्रेटिक तरीके से चुन लिया है, लेकिन आज के परिवेश में इस स्थिति में क्या इसको हम विंटर सेशन बुला के प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट करके क्या इसको डिबेट करके बिल में अमेंडमेंट लाए जा सकते हैं? एक, या अगर रिपील कर दिया गया तो जो नया बिल बनेगा, अगर हमें चाहिए रिफॉर्म्स, तो क्या इसमें उसके कोई भी प्रावधान नहीं लिए जाएंगे? Is this bill completely wrong? Or if now in the present stage, can it be amended? Is that a possibility? I have no idea about the politics of it, what is possible and what is not possible. I really don't know what is going to happen. There is a huge issue there. We are looking at one part, which is those three bills, and trying to pick out gold nuggets. Ki usme ye sahi hai, wo galat. That's not the framework for me. The framework is the farmer and the country and the consumers. Right. For that, what requires to be done is what needs to be done. Okay. And going on passing this bill here and there, it may do some marginal good, it may do some marginal harm, and then we go on debate. It is like creating a straw man, and the whole country is divided and fighting about it. अरे उससे ना तो उनका भला होगा, ना बहुत बड़ा नुकसान होगा. क्या है? तो unnecessary बकवास है. The biggest danger is rollback of the MSP. Okay. That's a big danger. Okay. The second danger is that this contract farming rules are heavily loaded in favor of the company rather than the farmer. Okay. And seems to me unconstitutional that they have no recourse to courts. They have to go to some subdivisional district magistrate. Correct. Who is a giant in contract law. I know that because how can he be? And that poor chap has to decide. Absolutely. Usually, जिसकी लाठी उसकी भैंस चलती है वहां पे. And with in Nasik, for example, हर साल हम सबको मालूम है, देश भर को मालूम है कि 3 रुपए के जो ये प्याज होते हैं, किसान को 3 रुपए मिलता है और हम बेंगलोर में 30 रुपए में खरीदते हैं, 40 रुपए में उसका दाम बढ़ता है. तो ये पूरा है जो the merchant class, they are now, there is something called an Essential Commodities Act. I'm in favor of it as it is, but there has to be some way of ensuring that the price upswing which happens goes to the farmer. या उसका तो कोई प्रावधान नहीं है इसमें. उसका Essential Commodities Act, in the spirit of free markets, to some extent I support free markets, says that there will be no limit on how much you can stock and hold. Yeah. But why can't the farmer stock it? Why can't the export stock it? Why can't that be financed through various schemes? And those Kisan credit card schemes and all, they don't work. That's a big subject. So I was about to come to that. The wealth of the nation. जी. Wealth of the nation is जो खाने का wealth है. Annancha Brahma. में लिखा है that Brahma is also Anna. Annancha Brahma. अन्न भी ब्रह्म है. उसका पूरा ब्रह्म को हम किसानों के हाथ से, ना तो हम जो घर पे खाते हैं, जो खा के उनके पास में जा रहा है, एक बिचौलिया, चाहे वो कॉर्पोरेट बिचौलिया है, जो इंग्लिश बोलने वाला मल्टीनेशनल बिचौलिया तो रहेगा ही, इट इज अ प्रोफेशनल फ्री मार्केट बिचौलिया हो, बिचौलिया, व्हाई आर वी हैंडिंग द अन्नम च ब्रह्म टू देम? करेक्ट. अगर ब्रह्म अन्न ही ब्रह्म है तो वो या तो किसानों के हाथ में होना चाहिए, जो खाते हैं उनके हाथ में होना चाहिए. उसके ऊपर पैसा कमाना तो मेरे ख्याल से हिंदू धर्म के दृष्टि से एक पाप है. जी. So eventually, if coming to that, कि हमारे देश में, of course दुनिया में भी, लेकिन हमारे अगर हम अपने लोकल कॉन्टेक्स्ट में देखें, एक मैन्युफैक्चरर ही सबसे गरीब है. दिस इज वन मैन्युफैक्चरर हु इज द पुअरेस्ट ऑफ ऑल. उस केस में लाइक यू आर सजेस्टिंग, ऑफ कोर्स, कि क्या हम उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं कि वो खुद स्टॉक होल्ड कर सकें, बट लेकिन हमारे यहाँ तो अगर एफसीआई होल्ड नहीं कर सक रही, इतना अनाज सालों साल सड़ के जाता है,
लाइक यू सेड, प्याज का एक समय ऐसा आता है कि इतना सस्ता होता है और हर साल वो 150 तक भी आसमान छू जाता है। प्याज नहीं सड़ता है क्योंकि जो लोग लागत उसमें डाले हैं, जो जी व्यापारी हैं, वो उसको सड़ने नहीं देंगे। जी एफसीआई में इसलिए डरता है कि किसने लागत दी है, सरकार ने। सरकार की क्या जवाबदेही है? जी, टैक्स का एग्जाम्पल पैसा है, वो दे FCI में दिया, खत्म हो गया, किसी की कोई जवाबदारी नहीं है। कोई जवाबदेही नहीं है। तो फिर इसी से वजह से हो रहा है। मगर अगर एफपीओ के द्वारा अगर कोई उसी को हम रखेंगे तो जी किसान उसको सड़ने थोड़ी देगा। जी, क्यों सड़ने देगा? बिकॉज कैसे द सड़ने किसान देगा? इज टेक सो जो फॉर मिडिलमैन खरीदते हैं वो जी, कभी नहीं सड़ने देते, क्योंकि भाई उसकी लागत है उसमें। लेकिन सरकारी गोदामों की हालत इज जग जाहिर। सो व्हाट यू सजेस्टिंग इज कि किसान को उसमें स्टेक होल्डर बना दिया जाए तो किसान विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ दैट। लेकिन सरकार तो कहीं ना कहीं इतना तो साफ हो गया सर कि सरकार नहीं मैनेज कर पा रही। यस, Government is not able to protect even the purchase that it makes at MSP, is not even able to protect that purchase. वो not परचेज only खरीदने के बाद भी that, there is a lot of money made on that. You see, many of the crops, they are diverted into the black market. जी Some of it is sold through the PDS, some of it is diverted into the black market. हम्म, Then things like tuar dal and mungfali and jawar, there is some state level MSP purchases where the purchase at a very high level, and 3 months later it is auctioned off at half the price. और उसमें मिली भगत होती है, जी। No, क्योंकि सरकारी जो संस्थाएं हैं absolutely, वो वी आर ऑल्सो डीलिंग विद इट। I'm तो sure. तुअर Now दाल को 55 रुपए में खरीद के 32 रुपए में बेचते हैं। जी, now तो let me ट्रेडर्स को तो फायदा हुआ उसमें। come to farm weather very quickly, because इस बीच मैंने कुछ उत्तराखंड में किसानों से भी बात करी, तो पंजाब में भी किसानों से बात करी है। एंड आई रियलाइज उत्तराखंड में तो बहुत किसानों को एमएसपी पता ही नहीं हो गया था जी, आज तक हमें तो मिला ही नहीं, वी हैव नो आइडिया। अब गिन चुन के कुछ क्रॉप्स पे अब जल्दबाजी में उत्तराखंड सरकार ने देना शुरू किया है। So now coming to Farm Veda, that you are supporting a group, a big size still 36,000 farmers, and you are mentioning कि वो और बड़ा हो सकता था, perhaps given the red tapeism and for a lot of reasons आप उसे नहीं बढ़ा पाए। So such a model, can this be replicated? Can we take it further? How can we scale such models? And such models can save Kisans. Absolutely. You see, we did not create anything new. We just copied what Amul and the National Dairy Development Board did. We adapted that model for the non-dairy sector. Okay. So there's nothing new that we have done, and we have worked in the hardest conditions, जहाँ पे एक ही फसल होती है और पानी कम है, सेमी रेगिस्तान, सेमी डेजर्ट एरियाज में काम किया है, right, where the poverty levels are high. तो मुझे लगता है तो ये कहीं पे भी हो सकता है। I mean, now we have started working in Andhra, Telangana, from Andhra by the way, और यावतमाल, और अभी शायद छत्तीसगढ़ में काम शुरू करेंगे। तो अलग अलग राज्यों में काम तो चालू हो गया और अच्छा ही चल रहा है अभी तक तो। right, okay. तो इसको क्यों नहीं रेप्लिकेट? हम तो चाहते हैं कि देश भर के किसान भी अपना अपना काम करें, हम थोड़ी बहुत उनकी मदद भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। Okay. So have you also tried to get in touch with these Kisan unions if they can further this? देखिए अभी क्या हो रहा है ना, आप जैसे लोग कभी कभी इंटरव्यू वगैरह कर देते हैं। ललन टॉप पे भी इंटरव्यू आया था, तो हमको तो देश भर से फोन आते रहते हैं। Absolutely. तो अब अपनी क्षमता है कि हम कहाँ तक उसको बढ़ा सकते हैं और कुछ नहीं। Okay. Okay. बट अगर कहीं से हमको 50-100 करोड़ मिल जाए तो मैं तो नौकरी छोड़ के इसी में लग जाऊंगा, और क्या, फिर तो आराम से बढ़ जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग अमाउंट ऑफ मनी। जी 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 जी। All right, so अब मैं इसमें I'll not take more of your time. I understand you have a lot of pressing assignments and appointments. So I'll come to quickly last two questions. कि इस आंदोलन से क्या हम जैसे सामान्य नागरिकों के लिए कुछ सीखने योग्य है? मेरी पर्सनल सीख ये है कि किसानों के इस आंदोलन ने एक चीज साबित कर दी है, द पॉइंट वेयर वी स्टार्टेड द डिस्कशन फ्रॉम, कि सिर्फ वोट देना पर्याप्त नहीं है, उसके बाद सरकार ऐसा कोई कानून प्रावधान लाती है जो हमारे हित में नहीं है तो हमें आवाज भी उठानी पड़ेगी। हालांकि इस केस में दिस सरकार इज ऑलमोस्ट टर्निंग अ डेफ ईयर। सो डू यू थिंक स्पेशली यू हैव एनी मैसेज, और डू यू थिंक people in the urban middle class or metropolitan cities, ये मेरा मत हो सकता है मैं गलत हूं, मे बी यू आर द बेस्ट जज, कि वो प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करते हैं, प्राइवेट स्कूल में बच्चा जाता है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, do they actually don't depend on government for a lot of things? So is it that why they don't care? Yes. Should they participate in such movements, or is there a possibility कि वो दिन दूर नहीं है जब ऐसा कोई
तकलीफ उनके दरवाजे पे आ जाएगी और हम लोग अलग अलग घटों में सरकारों से जूझ रहे होंगे? Anything is possible, but governance, सुशासन is too important an issue to be left to the government. सुशासन बहुत ही अहम मुद्दा है और उसको केवल सरकार के हाथ में नहीं सौंपना चाहिए। सुशासन के लिए हम सब को खड़े होने के लिए एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी जी। मगर क्यों करें? अभी जैसे हमने कहा कि एक तरफ से बोल रहे हैं जय जवान जय किसान, तो ये तो स्पष्ट है। अभी पता चला कि एक किसान जो यहाँ पे आंदोलन में, उसका बेटा वहाँ वो बॉर्डर में अनफॉर्चुनेटली शहीद हो गया। राइट। तो बेटे जवान है और बाप किसान है जी। और वो जब बेटा रिटायर होगा तो वो भी किसान ही बनेगा वापिस आके। राइट राइट तो राइट। वो हमारे लिए मार्गदर्शक हैं कि भाई हमको कैसे इस समाज में रहना चाहिए और कैसे अपने हकों का पूरा अधिकार लेना चाहिए। और साथ साथ जो नॉन किसान लोग हैं, हम सब लोग जो है, हम तो किसान नहीं है, हमको ये सोचना है कि अपने लिए और अपने बच्चों के लिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए अगर हम केवल सत्ताधारी राजनीतिक दलों को पूरा जिम्मेदारी हम सौंप दें और घर पे बैठे रहें, तो ह्यूमन नेचर ऐसा है कि मनमानी तो होगी जी। तो अकाउंटेबिलिटी के लिए हमको सावधान तो रहना ही पड़ेगा। एटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ फ्रीडम जी। दैट्स व्हाट सम ग्रेट मैन सेड। सो इफ यू वांट टू बी फ्री, अगर हम आजाद रहना चाहते हैं तो हमको सावधान भी रहना पड़ेगा जी। Absolutely good. Thank you so much, sir, for your valuable time. I will leave it for the audience to decide. I personally feel, like Professor Sastry जैसे celebrated professors, based on study, based on data, based on research, एक बात हमारे सामने रख रहे हैं. And these are people we look up to. These are institutions we look up to. We want to study there. Our children, they aspire to go there. हमें ऐसे लोगों की बातों का संज्ञान लेना है, कॉग्निजेंस लेना है, ऐसे लोगों की बातों को सुनना है, समझना है, या फिर उन राजनीतिक दलों, राजनेताओं की बातों में सिर्फ फंस कर रह जाना है जो सरकार में होते हुए, विपक्ष में होते हुए अलग अलग बातें करते हैं इन्हीं मुद्दों पर, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो. इट इज फॉर अस टू डिसाइड ऑन विच साइड ऑफ दिस वॉर आर वी ऑल टुगेदर इन दिस और वी स्टैंड डिवाइडेड, जिसका शायद फायदा सरकारें ही उठाएंगी, वो कोई भी सरकार, इफ आई एम राइट सर. थैंक यू. Thank you so much, sir. So really appreciate your time. You have a very good evening. Thank you, sir.